नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी किसे कहते हैं। देखिए, हमारे पास जो लकड़ी का मुख्य स्रोत है वो पेड़ है, यानी कि जो वृक्ष है वही लकड़ी का मुख्य स्रोत है। अगर हम पेड़ को काट के ले आते हैं, उसका लॉग हिस्से में काट के अगर हम ले आते हैं, जड़ अलग कर देते हैं, उसके टहनियाँ अलग कर देते हैं, तो उस लॉग को हम टिम्बर नहीं कहेंगे जब तक कि हम उसके साथ कुछ ऑपरेशंस, कुछ ऐसे व्यवहार न करें जिससे कि वो हमारे किसी अभियंत्रिकी कार्य में इस्तेमाल होने लायक न हो जाए। मसलन अगर हम उसको आरा मशीन पे ले जाके उसके फट्टे चिरवा लेते हैं या उसको और किसी रूप में रूपांतरित कर देते हैं, तो जो जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अभियंत्रिकी कार्यों में, तो उसको हम टिम्बर की श्रेणी में रखेंगे। तो पहले बिंदु में मैंने इसी बात को लिखने का आपके सामने प्रयास किया है कि अभियंत्रिकी उद्देश्यों के लिए जो इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है उससे हम टिम्बर कहते हैं। और लॉग टिम्बर यानी कि कोई कटा हुआ पेड़, मसलन कोई वृक्ष था, ऐसे हमने यहाँ से इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब ये जो लट्ठा हमारे पास लकड़ी का है इस तरह, ये टिम्बर की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इसी को आरा मशीन पे ले जाके इसमें से सेक्शंस अलग कर लिए, मसलन अगर मैंने कुछ इस तरीके से बीम बनाने के लिए इस तरीके का सेगमेंट इसका बना लिया, तो ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा, इसको फिर हम टिम्बर हम कहेंगे। तो यह समझने की आवश्यकता है कि टिम्बर और लॉग वुड में क्या अंतर है। लॉग वुड रॉ होता है जिसका कोई इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है, लेकिन टिम्बर क्या है, हमारे इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों में मदद करता है, ये उसके योग्य होता है। तो बेसिक अंतर आपके समझ में आया होगा। इस जो रूपांतरित इमारती लकड़ी होती है इसी का निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं और इसी को हम टिम्बर की श्रेणी में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किसी वृक्ष के क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट में हमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिखते हैं, उसको समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो यह मैंने किसी एक पेड़ कुछ इस तरीके से रहा होगा, बड़ा सा, तो इसका मैंने क्रॉस सेक्शन आपको दिखाने का प्रयास किया इस चित्र के माध्यम से। इसमें देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे कह लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा रोचक है, वो है एनुलर रिंग। एनुलर रिंग यानी ये जो सर्कल में इस तरीके से गोल गोल दिख रहा है आपको इस चित्र में, उसको एनुलर रिंग बोलते हैं। इसका महत्व क्या है, ये हर वर्ष एक नई लेयर वृक्ष के इर्द गिर्द बाहर की तरफ, बाहरजात वृक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाहर एक नई लेयर का निर्माण होता है। अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करें और इन सभी को गिन लें, अगर मैंने रफली एक कहा कि यहाँ पे अगर 15 रिंग है, तो आप पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह वृक्ष 15 साल पुराना है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में एक बहुत बड़ा अनुप्रस्थ काट रखा हुआ है जिसमें लगभग 80-82 रिंग है। मतलब हम कह सकते हैं कि वह जो सेक्शन काट के वहाँ पे FRI में रखा हुआ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है, वह 80-82 साल पुराना रहा होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो एनुलर रिंग कौन सी है, ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ चित्र में, गोल गोल दिख रहा है, इसी को हम एनुलर रिंग बोलते हैं। इसका महत्व क्या है, इसको गिनने के बाद आप उस पेड़ की, उस वृक्ष की उम्र बता सकते हैं। तो ये बड़ा ही रोचक तथ्य था इसके बारे में। बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। मेडलरी रे पे अगर मैं बात करूँगा, तो मेडलरी रे आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से जो पेड़ है उसके केंद्र से बाहर की तरफ जाती हुई एक रेखा की तरह हमें दिखता है, इसको हम मेडलरी रे बोलते हैं। उसके बाद आपको आउटर बार्क यानी कि बाहरी छाल किसी पेड़ पे आप देखते होंगे, जो आपको दिखता है, छाल दिखती है अपने नग्न आँखों से, उसको हम आउटर बार्क बोलते हैं। लेकिन उस आउटर बार्क के अंदर एक इनर बार्क भी होता है। ये वाला सेक्शन आप देख रहे होंगे जो डार्क वाले के नीचे है, इसको हम इनर बार्क की श्रेणी में रखते हैं। इनर बार्क थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है। आउटर बार्क इनर बार्क का ही परिपक्व रूप है, जो बाहर की तरफ हमें सख्त दिखता है। इनर बार्क आउटर बार्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा नर्म होता है। अब इस इनर बार्क के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम कैम्बियम लेयर बोलते हैं।
कैम्बियम लेयर में सैप होता है, यानी कि थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, बहुत पतली सी परत आपको दिखती है जो कई बारी ट्रांसपेरेंट भी होती है, यानी कि पारदर्शी भी नज़र आती है। तो जो वृक्ष का जो विकास की प्रक्रिया है वो कैम्बियम लेयर से ही शुरू होती है। कैम्बियम लेयर जब एक बारी कुछ समय के अंतराल के बाद जब और परिपक्व होती है और मैच्योर होती है और मजबूत होती है, तो वो हमारे पास बनाती है सैप वुड। सैप वुड क्या होता है? जो आपका कैम्बियम लेयर सख्त होने के बाद, मैच्योर होने के बाद जो लकड़ी बनती है उसको हम सैप वुड बोलते हैं। सैप वुड कमज़ोर होता है, लचीला होता है, इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। तो सैप वुड कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये बाकी सारा जो गुण है किसी भी लकड़ी का वो इसमें प्रदर्शित साफ साफ नहीं होता है। लेकिन समय बीतने के साथ जब ये लकड़ी और सख्त हो जाती है तो उसको हार्ट वुड बोलते हैं। हार्ट वुड कुछ इस सेगमेंट में आपको मिलती है। ये बेहद मजबूत होती है, इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा होता है और इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं पिथ की। पिथ वो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी वृक्ष का। ये नर्म होता है, बहुत ज़्यादा नर्म नहीं, लेकिन फिर भी नर्म आपको हार्टवुड के कंपैरिजन में तुलना में ये आपको जो पिथ है, जो केंद्रीय हिस्सा है किसी वृक्ष के अनुप्रस्थ काट का, वह आपको नर्म नज़र आएगा। तो पिथ आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। ये किसी वृक्ष के मध्य भाग में पाया जाता है। ये कुछ सेंटीमीटर के ही व्यास में मिलता है हमें। आगे बढ़ते हैं और वृक्षों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। मूल रूप से हमारे पास दो कैटेगरी है वृक्षों की, एक बाहिरजात और अंतर्जात, एक्सोजेनस या एंडोजिनस। अब देखिए एक्सोजिनस के बारे में अगर मैं बात करूं, बाहिरजात के बारे में, तो बाहिरजात वृक्ष बाहर की तरफ बढ़ते हैं। मसलन अगर आपने नीम का पेड़ देखा या आम का पेड़ देखा तो वो सबसे पहले पतला होता है, फिर हर साल उसका व्यास जो है वो बढ़ता चला जाता है। अभी जो हम लोग पिछले चित्र में चर्चा कर रहे थे एनुलर रिंग की, एनुलर रिंग बाहिरजात वृक्षों में ही मिलता है। तो एनुलर रिंग क्या थी? सर्कल थी, एक के बाद दूसरा, कॉन्सेंट्रिक, जिनका केंद्र सेम था, पिथ था, लेकिन सर्कल का रेडियस बढ़ता जा रहा था। मसलन यहाँ पे ये पहले साल में अगर रहा इतना, तो दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में, और फिर इस तरीके से क्रमशः ये बड़ा होता चला गया। तो इनका ग्रोथ किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है, इसीलिए इन्हें बाहिरजात वृक्ष कहते हैं। ये कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस है। फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजे खिड़कियों का निर्माण करने के लिए और भी ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए बाहिरजात वृक्षों का महत्व सबसे ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे सागौन, शीशम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जिनकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम कई जगहों पर करते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता क्या है कि जो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस के हिसाब से बाहिरजात यानी कि एक्सोजिनस वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें दो श्रेणी में रखा जाता है, सदाबहार और पतनशील, यानी कि कॉनिफेरस यानी एवरग्रीन या फिर डेसिडियस। कॉनिफेरस सदाबहार क्या है? इसमें पत्ते आते हैं, फिर पुराने वाले लीव्स हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन जो डेसिडियस होते हैं, पतनशील होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ समय तक उस वृक्ष में कोई पत्ता आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर जब स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु आती है, उसके बाद उसमें पत्ते आपको दिखने लगते हैं। तो ये एक रफ क्लासिफिकेशन है, मोटा क्लासिफिकेशन है बाहिरजात वृक्षों का, जो हमने आपके सामने चर्चा किया। अंतर्जात वृक्षों की श्रेणी में अगर हम रख कर किसी वृक्ष को बात करना चाहें तो मैं आपको उदाहरण दूंगा बांस का। आप सभी ने बांस देखा होगा। बांस का जो ग्रोथ है वो लंबाई में होता है सबसे ज़्यादा। बाहिरजात वृक्षों की भी लंबाई बढ़ती है, लेकिन इनका जो विकास होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बांस का मैं आपको उदाहरण यहाँ पर दूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें नॉट्स होते हैं। सबसे पहले जो बाहिरजात वृक्षों को पहचानने के लिए आपके पास एक सरल प्रक्रिया है कि इसमें नॉट यानी कि गांठ दिखेंगी आपको। अगर आप बांस को देख रहे हैं या किसी ताड़ के पेड़ को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पे गांठ दिखती है। अब बांस का मैं उदाहरण लेता हूँ, इसके क्रॉस सेक्शन को दिखाता हूँ। बांस आपको इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर एक मतलब इस तरीके का बीच में ये हॉलो सेक्शन दिखेगा। मतलब जो भरा हुआ सेक्शन है वो यही है, जो शेड मैंने यहाँ पे किया, हैचिंग की हुई है। अब आप देखिए इसको एंडोजिनस क्यों कहा गया, यानी कि अंतर्जात वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि समयांतराल के बाद
क्या होता है, इनकी जो मोटाई बढ़ती है वो अंदर की तरफ बढ़ती है, जो इनका स्ट्रेंथ बढ़ता है वो अंदर की तरफ होता है। देखिए ये पहले बाहर ये पतला रहा होगा, फिर मोटा, और फिर इसी तरीके से ये और मोटा होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये जो बीच में खाली स्पेस है ये कम होता जाएगा, इसीलिए इनको अंतर्जात वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि एंडोजेनस वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ये लिंक्स में बढ़ते हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैंने आपके सामने बांस और ताड़ का उदाहरण दे दिया तो आपको ऊंचाई का आभास हो गया कि अगर इन्हीं के कंपेयर में अगर हम शीशम के वृक्ष को देखें, आम के पेड़ को देखें, तो इनकी ऊंचाई, जो अंतर्जात वृक्ष हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। इनमें एक बहुत ही ख़ास बात है, इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तनन शक्ति है, कोई तनन बल को झेल सकने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छा होता है। मसलन बांस का जो बाहरी सतह है वो तनन बल के को सह सकने के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो अंतर्जात वृक्षों का अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है। इनको कई बारी हम पिलर्स यानी कॉलम की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसे वृक्षों का से जो लकड़ी हमें मिलती है उसका इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस बहुत कम है, सिर्फ ऐसी जगहों पर है जहाँ पे हमें टेंसाइल फोर्स को झेलना है। जैसे इनसे हम बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं बना सकते, इनसे दरवाजे खिड़कियों का भी निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन पुराने समय में लिंटेल बनाने के लिए हम बांस का इस्तेमाल कर लेते थे। क्यों? क्योंकि इस पे आने वाले बल को, तनन बल को, यानी कि देखिए लिंटेल की अगर मैं उदाहरण दूं, ये दीवार था, यहाँ पे हमें लिंटेल बनाना था तो यहाँ पे हम बांस के कई सारे फट्टे लगा देते थे, तो जो यहाँ पे बल आ रहा था, जो इसमें तनन बल इस जगह पे पैदा करता, टेंसाइल फोर्स, उसको बियर करने के लिए हमारा बांस सबसे परफेक्ट मटेरियल था। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इमारती लकड़ी की कुछ विशेषता है, मैं बिंदुवार आपके साथ चर्चा कर लूँगा। सबसे पहले तो ऐसी लकड़ी होनी चाहिए, इमारती लकड़ी होनी चाहिए जो देखने में सुंदर हो। मसलन उसके सतह को अगर हम चिकना सपाट कर दें, कुछ उस पर वार्निशेस लगा दें, तो वो कैसा दिखना चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए। आप अगर फर्नीचर किसी उससे बनाते हैं, या दरवाजे बनाते हैं, या अलमीरा का शेल्फ बनाते हैं, तो वो एक बार जब उसको हम उसके सतह को चिकना करके पॉलिश लगा दें तो वो अच्छा दिखना चाहिए। तो इमारती लकड़ी का जो सबसे पहला गुण है वो क्या होना चाहिए? सुंदर दिखने का होना चाहिए। फिर रंग, उसका जो इमारती लकड़ी का रंग है वो गहरे रंग का होना, जो बेहतरीन इमारती लकड़ी है वो गहरे रंग की होती है, उसका कलर हल्का नहीं होता, लाइट नहीं होता। आप लकड़ी के रंग को पहचान सकते हैं। अगर एक थोड़ा डार्कनेस है उस किसी लकड़ी में, उसके जो मूल रंग में, बिना पेंटिंग किए, तो आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छी इमारती लकड़ी है, उसकी मजबूती ठीक ठाक है। अगर उसका रंग हल्का है तो वो उसकी कमजोरी का द्योतक है, उसकी कमजोरी की निशानी है। विकार के बारे में अगर बात करूँ, डिफेक्ट्स, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इमारती लकड़ी को इस्तेमाल करने वाले हैं अपने सिविल निर्माण कार्य में या अभियंत्रिकी कामों के लिए, तो आप यह हमेशा ही प्रेफर करेंगे कि उसमें जो डिफेक्ट्स हैं, यानी जो खामियां हैं, वो बहुत ही कम हो। खामियों से भरी हुई लकड़ी का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? ये एक बहुत सरल प्रश्न है आपके पास। तो हम ऐसा चुनाव करते हैं लकड़ी का जिसमें डिफेक्ट्स, मसलन उसमें क्रैक्स कम हो, वो टेढ़ी ना हो, कप शेक ना हो, उसमें हार्ड शेक्स ना हो। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में विस्तृत रूप से। सघनता और भार की अगर मैं बात करूं, तो जो इमारती लकड़ी है उसका जो प्रति क्यूबिक मीटर जो भार है, या मैं सरल भाषा में कह लूँ उसका जो घनत्व है, वो ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा घनत्व वाली लकड़ी बहुत ही अच्छी होती है, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है, देखने में सुंदर होती है, और वो टिकाऊ भी होती है। तो अगर मैं घनत्व की बात करूं या भार की बात करूं, तो क्या होगा? जिस लकड़ी का घनत्व ज़्यादा होगा वो वज़न तो होगी, भारी होगी ही, लेकिन वो उतनी ही बेहतरीन होगी हमारे सिविल निर्माण कार्यों के लिए। स्थिरता और प्रतिरोधकता के बारे में अगर बात करूं मैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैं आपसे यह कहूँगा कि इमारती लकड़ी वह बेहतर है जो वेदरिंग एजेंट से, जो कीट पतंगों से, कवक से, इन चीज़ों से खुद ही लड़ ले और उससे प्रतिरोधकता उसकी बेहतर हो। यानी कि समय के साथ उसमें कोई खामी न पैदा हो जाए मौसम के चेंजेस की वजह से या किसी कवक की वजह से। तो ऐसी अगर लकड़ी अगर हमने इस्तेमाल किया है अपनी इमारतों में या अपने निर्माण कार्यों में, तो वो एक अच्छी इमारती लकड़ी की श्रेणी में आता है।
इस पे किसी रासायनिक पदार्थ का भी असर नहीं पड़ना चाहिए। लकड़ी ऐसी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि रासायनिक पदार्थ मसलन अगर आप घर में उससे टेबल बना रखे हैं आपने किसी लकड़ी से, तो टेबल पे आप अलग अलग तरीके की चीज़ों को रखेंगे। कभी अगर कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ से वो लकड़ी प्रभावित होगी तो आपका पूरा टेबल ख़राब हो सकता है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं बचेगा। इसलिए इमारती लकड़ी का सबसे बड़ा गुण है एक कि उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की बात करूं तो एक अच्छी इमारती लकड़ी में प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी का होना आवश्यक है। मसलन उस पर अगर कोई बल लगा दिया गया, कोई अप्रत्याशित बल भी कई बार लग जाता है, तो वो भंगुर नहीं होना चाहिए कि तुरंत वो टूट जाए, बिखर जाए, है ना। जैसे कांच टूट जाता है तो उसको भंगुर बोलते हैं, तो भंगुर होना ज़रूरी नहीं है किसी भी इमारती लकड़ी के लिए। अगर मैं उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कोई अगर आपने मेज़ बना रखी है, मेज़ पे आप हल्का सामान रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, किताबें रख लेते हैं, लेकिन अगर गलती से आपने कोई भारी सामान उस पर रख दिया तो वह लकड़ी ऐसा होना चाहिए जो जिसमें इलास्टिसिटी हो, उस भार को सह सकती हो। अगर वो भंगुर हुई लकड़ी तो वो एक सीमा से बाहर जब आप बल लगाएंगे तो वो कई खंडों में टूट जाएगा। तो इमारती लकड़ी के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें प्रत्यास्थता एक अच्छी मात्रा में हो, उसकी इलास्टिसिटी एक ठीक स्तर पे हो। तो यह आपने देखा कि प्रत्यास्थता भी बहुत आवश्यक है। अग्नि प्रतिरोधकता यानी कि फायर रेजिस्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि कोई भी लकड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो ज्वलनशील होती है, अग्नि से उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हम ऐसा चुनाव करेंगे, ऐसी ठोस और मजबूत लकड़ी का भी चुनाव कर सकते हैं जिसका कुछ हद तक, कुछ एक टेम्परेचर तक अग्नि के लिए प्रतिरोधकता उसके अंदर निहित हो, समाहित हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होता है कि हम ऐसी लकड़ी का चुनाव करें अपने निर्माण कार्यों के लिए जिसका फायर रेजिस्टेंस, अग्नि की प्रतिरोधकता ज़्यादा हो, और जिस लकड़ी में यह गुण होता है वो एक अच्छी इमारती लकड़ी की श्रेणी में आती है। गंध की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी इमारती लकड़ी को जब आप काटते हैं या कटी हुई इमारती लकड़ी को आप स्मेल करते हैं, सूंघने का प्रयास करते हैं, तो आपको एक अच्छी खुशबू उसमें से मिलती है। अगर उसमें से दुर्गंध है, आ रही है, एक बदबू जैसा कुछ आपको महसूस हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस लकड़ी में कुछ कवक या कुछ ऐसे जो नग्न आँखों से न दिखने वाले जीवाणु हैं वो उसमें पनप गए हैं, जो आने वाले समय में उसको ख़त्म कर देंगे, ख़राब कर देंगे। जो सैप वुड की बात मैं कर रहा था, वहाँ पे एक सैप यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है जिस पे इन जीवाणुओं का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप गंध के बारे में ये समझ सकते हैं। संरचना की बात करूँ, मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो जो फाइबरस स्ट्रक्चर होता है यानी कि रेशेदार लकड़ी होती है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और उसके सतह को अगर आपने घिस करके चिकना बना दिया, फिर पॉलिश कर दिया, तो देखने में भी सुंदर होती है। संरचना की अगर मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसके फाइबर्स घूमे घूमे नहीं होने चाहिए, मतलब वो स्ट्रेट। जैसे अगर मैं ये एक लकड़ी का ब्लॉक लूँ तो इसमें जो फाइबर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। अगर कहीं इस तरीके का कोई विकल्प हमारे पास है कि कुछ ऐसे ट्विस्टेड फाइबर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी लकड़ी को हम इस्तेमाल न करें अपने सिविल निर्माण कार्यों में, या कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए या किसी अन्य चीज़ों के निर्माण में, क्योंकि ये आपको कार्य करने में सुगमता नहीं उपलब्ध कराएगा। ये सुगम नहीं होगा, आसान नहीं होगा, सुलभ नहीं होगा इसके साथ कार्य करना। कार्य क्षमता की बात करूँ अगर मैं, तो कार्य क्षमता पे इसकी यानी कि वर्केबिलिटी, इसके साथ जो अच्छी इमारती लकड़ी होती है उसके साथ कार्य करना आसान है। मसलन उसको काटना आसान होना चाहिए, उसके साथ पेंटिंग और उसकी जो पॉलिशिंग है वो आसान होनी चाहिए। उसके साथ हम फर्नीचर बना रहे हों तो प्रोसेसिंग करना आसान होना चाहिए। तो ये सारी गुण अगर किसी इमारती लकड़ी में है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसकी वर्केबिलिटी यानी कार्य क्षमता ठीक है। पेंटिंग पॉलिशिंग पे अगर मैं ध्यान दूं तो मैं आपसे कह पाऊँगा कि एक इमारती लकड़ी का यह बहुत बड़ा गुण होता है कि उसको पेंट किया जा सके और पेंट उसकी सतह पे रह सके, रुक सके, टिक सके। अगर किसी लकड़ी में यह गुण है तो उसको एक अच्छी इमारती लकड़ी की श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब बात करते हैं संशोषण की। किसी भी इमारती लकड़ी का संशोषण यानी कि अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर
क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं आपको कहूँगा, अभी जब हम क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे थे, किसी अनुप्रस्थ काट पढ़ रहे थे किसी वृक्ष का, तो वहाँ पे हमने सैप वुड और सैप की बात की थी। सैप क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है किसी भी वृक्ष में, जो कवक या बाकी सारे कह सकते हैं जीवाणुओं के लिए एक अच्छा आश्रय होता है पनपने के लिए उनके। तो इस सैप का निकलना बहुत आवश्यक है। ये समयांतराल के साथ खुद भी निकल जाता है, लेकिन एक बारी अगर हमने इससे कोई निर्माण कर दिया, अगर कई ऐसी लकड़ी से बिना सीजनिंग किए उससे कुछ बना दिया, मसलन हमने टेबल या चेयर बना दी या दरवाजे खिड़की बना दिए, तो जब एक वक्त बीतेगा तो इसमें वार्पिंग यानी कि टेढ़ापन आ जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगी, ये घूम सकता है, घुमाव आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैप समय के साथ निकल जाएगा, जो उसमें से सैप चिपचिपा पदार्थ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जब वो निकलेगा तो अपने पीछे जगह छोड़ जाएगा और उस जगह को भरने के लिए उसमें लकड़ी में टेढ़ापन आ सकता है। तो बहुत आवश्यक है सीजनिंग करना। तो सीजनिंग की बात अगर मैं करूँ तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सैप है, चिपचिपा पदार्थ है, उसी को हम बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले भार कम करने के लिए। सैप की वजह से लकड़ी का भार बहुत ज़्यादा होता है। एक बार सीजनिंग कर दिया तो लकड़ी क्या होती है, कंपैरेटिवली पहले की बजाय अभी सस्ती हल्की हो जाती है। तो पहला तो भार कम करना है, दूसरा उसको मजबूत और कठोर बनाना है। जब सैप उसमें से निकल गया, जो चिपचिपा पदार्थ था, जो कमज़ोर था, जो दबाव झेल नहीं सकता था, वो निकल गया, तो वो लकड़ी हमारी मूल रूप में कठोर हो जाती है। कीटों और कवकों से बचाने के लिए सैप पे ही मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है कि सैप ही आश्रय होता है इन कीटों के लिए या फंगस के लिए। तो अगर हमने सैप निकाल दिया तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। दरार, सिकुड़न आदि को कम करने के लिए फिर वही बात आती है कि सैप निकलता है तो अपने पीछे जगह छोड़ जाता है, जिसके वजह से टेढ़ापन या ट्विस्टिंग हो जाती है हमारे किसी भी निर्माण किए हुए, जैसे फर्नीचर बनाया, दरवाजे खिड़की बनाया या फ्रेम बनाए, तो टेढ़ापन हमारे लिए ठीक नहीं होता, उससे फिटिंग्स गड़बड़ होती हैं। तो इसका निकल जाना बहुत ज़रूरी है। और सैप निकलने के बाद घनत्व उसका बढ़ जाता है और इससे जो वर्केबिलिटी है, कार्य योग्यता है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है सीजनिंग के बाद। अगर मैं मेथड ऑफ सीजनिंग की बात करूं तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय है, मसलन आज आपने पेड़ ख़रीदा, कटा हुआ पेड़ ले आए या किसी तरीके से आपको प्राप्त हुआ और उससे कोई निर्माण कार्य 2-3 साल बाद करना है, तो आप नेचुरल सीजनिंग यानी कि प्राकृतिक सीजनिंग या वायु संशोषण विधि अपना सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, आप लकड़ी को स्टैक कर देंगे, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ऊपर एक शेड बना देंगे ताकि बारिश और धूप इस पर न पड़ सके। और जब ये शेड बन जाएगा तो इसके नीचे आप लकड़ी आसानी से इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसके बीच में हवा के आने जाने के लिए जगह के होने का आवश्यकता महत्वपूर्ण है। अगर हवा इसके बीच से नहीं गुजरती है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है, वहाँ पे सड़न पैदा होगी और लकड़ी ख़राब हो सकती है। अगर कृत्रिम संशोषण विधि की बात करें, आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, इन पे हम बारी बारी से करके चर्चा करेंगे आगे। पहला है जल संशोषण यानी कि वाटर सीजनिंग। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप लकड़ी के लट्ठे को यानी कि जो लॉग है, वुड लॉग है, उसको आप बहते हुए पानी में पूरे तरीके से डुबो दीजिए। वो आंशिक रूप से डूबा नहीं होना चाहिए, पूरे तरीके से वो पानी में सबमर्ज्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बहता हुआ पानी है वो अपने आप में सैप को घोल देगा, यानी कि सैप जो उस लकड़ी में है वो पानी में घुल जाएगा और आसानी से वृक्ष से निकल जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग 2 से 4 हफ्तों के लिए अपनाई जाती है। फिर उसके बाद जब लकड़ी को बाहर निकालते हैं तो वो सैप मुक्त यानी कि सीजनिंग की हुई लकड़ी होती है। यह समय सीमा इसमें फिर भी ज़्यादा है, 2 से 4 हफ्ते यानी महीना भर का समय लगता है। इस समय को कम करने के लिए हम रासायनिक सीजनिंग करते हैं। रासायनिक सीजनिंग में क्या करते हैं, एक सॉल्ट के घोल में हम इसको डुबोते हैं, जो बहुत तेज़ी से सैप को अपने आप में घुला देता है। जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें सैप घुल जाता है और ये जो समय सीमा है ये कम हो जाती है हमारे पास। इसे हम सॉल्ट सीजनिंग की श्रेणी में रखते हैं। अगर मैं विद्युत सीजनिंग की बात करूं तो अगर बहुत सरल भाषा में चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी के लट्ठों को बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का झटका दिया जाता है।
होता क्या है, आप लकड़ी का कोई लट्ठा है इस तरीके से, इस पे अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट दोनों तरफ से दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और थोड़े समय के लिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ से सैप अपने आप उसमें से रिस करके बाहर आने लगता है उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग भी आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की AC करंट, प्रत्यावर्तित करंट का ही इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अगर नेक्स्ट हम सीजनिंग मेथड की बात करें तो वहाँ पे मैं बॉइलिंग की बात करूँगा, यानी कि उबालने की बात करूँगा। लकड़ी को पानी में रख करके सीधे सीधे उबाल देते हैं। तो उबालने से क्या होता है, फिर से सैप उस पानी में घुल जाता है और आपकी लकड़ी बेहतर यानी मजबूत हो जाती है। भट्ठा संश्लेषण किल्न सीजनिंग में हम क्या करते हैं, एक बंद चैम्बर में लकड़ी को इस तरीके से आप देख रहे हैं स्टैक किया हुआ है, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से स्टैक किया हुआ है। इसमें गर्म हवा के फ्लो करने का रास्ता भी होता है। यहाँ नीचे हम बर्नर लगा सकते हैं या फिर कोई हीटिंग कॉइल लगा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीटिंग कॉइल से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जिसके वजह से इसमें जो सैप है वो रिस करके बाहर आ जाता है। तो ये भट्ठा क्लीन के बारे में इतनी सी बातें थी। डिफेक्ट्स के बारे में बात करूँ मैं तो आप देख सकते हैं रिंग शेक्स यानी गोल गोल होता है। स्टार शेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके के जो डिफेक्ट्स होते हैं स्टार शेक कहते हैं। हार्ट शेक आप देखिए, ये जो स्टार की तरह दिख रहा है ये हार्ट शेक होता है। रेडियल शेक आपको इस तरह दिख सकता है, इस चित्र से आप देख पा रहे हैं। कप शेक के बारे में अगर चर्चा करूँ तो आप देखिए कोई भी वृक्ष है जिसके अनुप्रस्थ काट में इस तरीके का डिफेक्ट होता है उसको हम रिंग शेप की श्रेणी में कप शेक की श्रेणी में रखते हैं। प्लाईवुड की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग विनियर्स को जो फाइबर्स की दिशा वाले हैं, जैसे इस लेयर का इधर दिशा है, इस लेयर में विनियर्स यानी फाइबर्स की दिशा इधर है, इसमें इधर है, जो क्रिस क्रॉस पैटर्न में हम इसको रखते हैं। इसको ग्लू से अलग अलग लेयर को चिपका करके इस पर प्रेशर डाल देते हैं, उसको हम प्लाईवुड की श्रेणी में रखते हैं। प्लाईवुड का निर्माण आजकल बहुत ज़्यादा होता है, फर्निशिंग्स में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, दरवाजे भी बन रहे हैं इससे, टेबल वगैरह के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर प्लाईवुड के बारे में देखते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं कि इसमें पैटर्न इस तरह से अपनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि आज के पूरे पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा तो मैं आपको बता पाऊँगा कि हमने टिम्बर के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने वृक्षों के प्रकार के बारे में जाना, वृक्ष के क्रॉस सेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से समझा। उसके बाद हमने देखा कि सीजनिंग कैसे करते हैं, अलग अलग विधियों को जाना, उसका क्या महत्व है इस पे चर्चा किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास था किल्न सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, फिर उसके बाद सॉल्ट सीजनिंग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीजनिंग से हम क्या प्राप्त करते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ यह कोशिश करते हैं कि जो फ्रेशली कट ट्री है, जो नया कटा हुआ वृक्ष है, उसके बीच में जो सैप है, सैप को किस तरह से बाहर निकाला जाए, वही हमारा उद्देश्य था। अंत में हमने प्लाईवुड के बारे में चर्चा किया। प्लाईवुड एक फ्लैट बोर्ड की तरह मार्केट में उपलब्ध होता है, जिसमें कई लेयर्स, विनियर्स की कई लेयर्स को गोंद के माध्यम से चिपकाया जाता है। चिपकाते समय हमें प्रेशर देने की आवश्यकता पड़ती है। इस पूरे पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई बुक्स का इस्तेमाल किया है और PC वर्गीस जी द्वारा लिखी हुई किताब बिल्डिंग मटेरियल से हमने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आज का ये पाठ आप सभी के अध्ययन में लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।